अखिलेश कुमार गुप्ता, प्रवक्ता इतिहास, सुमित्रा बालिका इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार मैं फिर सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक 3 होते हैं: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक। इसके बाद खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी में ग्रामीण क्षेत्रों में कहाँ प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है और शहरी क्षेत्रों में कहाँ पे प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। अब इसके बाद हम आते हैं रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को किन गतिविधियों में बांटा गया है। तो कहने का मतलब है कि रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 2 गतिविधियों में बांटा गया है। पहला गतिविधि है संगठित क्षेत्र और दूसरा गतिविधि है असंगठित क्षेत्र। बात आती है कि संगठित क्षेत्र क्या होता है। इस क्षेत्र में कार्य करने की अवधि, संगठित क्षेत्र उसे कहते हैं, इस क्षेत्र में कार्य करने की अवधि नियमित होती है। किसमें? संगठित क्षेत्र में जो कार्य करने की सीमा होती है वो नियमित रूप से होती है और लोगों के पास सुनिश्चित काम भी होता है। दूसरी तरफ ये क्षेत्रक सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं। ये क्षेत्रक सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं और इन्हीं सरकारी नियमों एवं विनियमों का पालन करना होता है। इन नियमों के कारखाना अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सेवानुदान अधिनियम आदि का उल्लेख किया जाता है। ऐसी क्षेत्रक संगठित क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। कर्मचारियों को रोजगार सुरक्षा के लाभ भी मिलते हैं। कर्मचारियों को सुरक्षा के लाभ भी दिया जाता है संगठित क्षेत्रों में। ऐसी व्यवस्था, ऐसी गतिविधियां असंगठित क्षेत्र की गतिविधियां कहलाती हैं। अब बात आती है कि दूसरा असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्रक क्या होता है? इस क्षेत्रक में छोटी छोटी और बिखरी इकाइयां होती हैं। कहने का मतलब असंगठित क्षेत्रक में जो इकाइयां होती हैं वो छोटी छोटी और बिखरी हुई इकाइयां होती हैं जो सरकारी नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। छोटी छोटी इकाइयां और बिखरी इकाइयां जो होती हैं वो सरकारी नियंत्रण से बाहर रहती हैं और इस क्षेत्रक में नियम एवं विनियम तो होते हैं लेकिन उनका कोई अनुपालन करने वाला नहीं होता है। ठीक है, उनका कोई अनुपालन करने वाला नहीं होता है। इसलिए इस क्षेत्र के कर्मचारी कम वेतन वाले और अनियमित रोजगार वाले होते हैं। जब उन नियमों का या विनियमों का अनुपालन करने वाला कोई नहीं होगा तो वहाँ के जो क्षेत्र के कर्मचारी होंगे वो कम वेतन वाले एवं अनियमित रोजगार वाले होंगे। ठीक है, ये असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब श्रमिकों को बिना किसी कारण से हटाया भी जा सकता है। किस क्षेत्रक में? असंगठित क्षेत्रक में श्रमिकों को बिना कारण से या कोई ऐसी परिस्थितियों के आधार पर हटाया जा सकता है, लेकिन संगठित क्षेत्र में ऐसा नहीं होता, वो सरकार के द्वारा पंजीकृत होते हैं। आइए हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि संगठित क्षेत्र में व्यक्ति काम करने वाला किस तरह से कार्य करता है और उसकी फैसिलिटी क्या होती है, और दूसरी चीज असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति की क्या फैसिलिटी होती है। आइए हम दोनों की तुलना करते हैं। इस परिस्थितियों के आधार पर देखते हैं जो संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाने जा रहे हैं। आपके मान लीजिए कोई नाम ले लीजिए, जैसे एक सरिता और मनोज की कहानी पे आधारित है ये संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र। सरिता संगठित क्षेत्र से है और मनोज असंगठित क्षेत्र से। देखिए
सरिता एक कार्यालय में काम करती है। सरिता जो है एक कार्यालय में काम करती है। इसके बाद वह सुबह 9 बजे से 5 बजे तक कार्य करती है। 9 बजे जाती है और 5 बजे तक वह कार्य करती है उस कार्यालय में। ठीक। वह नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में अपना वेतन पा जाती है। वेतन का भुगतान उसको प्रत्येक माह के अंत में नियमित रूप से मिल जाता है। वेतन के अलावा उसको सरकारी जो नियम हैं, सरकारी अधिनियम के अनुसार उसको चिकित्सा सुविधा, भत्ता और तमाम प्रकार की परिस्थितियां जो सरकार के द्वारा दी जाती हैं सरकारी सेवाओं के माध्यम से, वो चीज़ सरिता को उपलब्ध होती है। और दूसरी चीज, रविवार को वो अवकाश भी प्रदान करती है। रविवार को वह अवकाश भी ग्रहण करती है, मतलब उसको रविवार को छुट्टी भी मिलती है। और जो रविवार को छुट्टी मिलती है उसका वेतन कटता नहीं है, नियमित रूप से उसको महीने के अंत में रविवार को जोड़ करके मिल जाता है। और जब उसने नौकरी प्रारंभ की थी तो उसको एक नियुक्ति पत्र मिला था। क्या मिला था? नियुक्ति पत्र मिला था, जिसमें नौकरी संबंधी विनियमों की शर्तें को लागू किया गया था। ये बात है सरिता जो संगठित क्षेत्र में कार्य करती है। अब आइए हम मनोज जो असंगठित क्षेत्र में कार्य करता है, जो असंगठित क्षेत्रों के माध्यम से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में हम इस उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मनोज सरिता का पड़ोसी है। वह नजदीक के एक किराने की दुकान पे कार्य करने जाता है। और वह कार्य करने कब जाता है? सुबह 8 बजे से रात 8 बजे। ये असंगठित क्षेत्र वाला व्यक्ति मनोज उस किराने की दुकान पे सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक काम करता है। इसके बाद उसे प्रत्येक माह का वेतन अगले महीने की 10 तारीख को मिलता है। और ये रविवार को अवकाश भी ग्रहण नहीं करता। अगर ये रविवार को अवकाश ग्रहण कर लेता है तो इसकी एक छुट्टी कट जाती है और रविवार को अवकाश ग्रहण करने के बाद उसको वेतन रविवार का नहीं मिलता। ये सरकार के द्वारा पंजीकृत नहीं है। इसको जब इसकी नियुक्ति हुई थी तो इसको एक नियुक्ति पत्र नहीं मिला था, जिसके आधार पे मनोज ना तो कोई सरकारी पद्धतियों के आधार पे कोई कार्य कर सकता है और ना ही दुकानदार उस व्यक्ति को सदैव के लिए रख सकता है। दुकानदार की इच्छा हुई और मनोज को आज भी नौकरी से निकाल सकता है, और दुकानदार की अगर इच्छा हुई तो मनोज को अपने प्रवृत्ति के आधार पर वो रख भी सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसका नियोक्ता उसे किसी भी समय हटाने की प्रवृत्ति रख सकता है। अतः इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि परिस्थितियां सरिता संगठित क्षेत्र में कार्य करने वाली महिला है, जबकि
मनोज असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाला पुरुष है। ये परिस्थितियां बनी हुई। आइए अब हम स्वामित्व के आधार पे क्षेत्र को कितने भागों में बांट सकते हैं। स्वामित्व के आधार पे क्षेत्र को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है सार्वजनिक क्षेत्र और दूसरा होता है निजी क्षेत्र। तो सार्वजनिक क्षेत्र क्या चीज़ है, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए, सार्वजनिक क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराती है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। सरकारी सेवाओं पर की गई व्यय की पूर्ति वो टैक्स के माध्यम से सरकार लेती है, ठीक है, या टैक्स के माध्यम से व्यक्तियों से वह लेती है। जैसे रेलवे, डाकघर इत्यादि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र के उदाहरण मिलेंगे। बात समझ में आ गई कि सार्वजनिक क्षेत्र क्या है। कहने का मतलब है कि उनका मुख्य उद्देश्य जो सार्वजनिक क्षेत्र का है वो लाभ कमाना नहीं है। अब आइए दूसरा क्षेत्र है निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जो निजी व्यक्तियों द्वारा चलाया जाता है और उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो लाभ कमाना होता है। निजी व्यक्तियों द्वारा चलाया जाने वाला फर्म या कंपनी, मतलब फर्म या कंपनी किसी व्यक्ति का होता है और जो उनका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना होता है। जैसे आप कोई फर्म ले लीजिए या कंपनी ले लीजिए या कोई और छोटा मोटा उदाहरण ले लीजिए, तो ये सब निजी क्षेत्र के उदाहरण होते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मनरेगा क्या चीज़ है। मनरेगा 2005 केंद्र सरकार ने भारत के 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए यह कानून बनाया। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जिसे मनरेगा कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि उन सभी लोगों को जो काम करने के सक्षम हैं और जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने की जरूरत है को सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। ये पहला उद्देश्य है मनरेगा का। दूसरा उद्देश्य यह है, यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है, रोजगार किसी व्यक्ति को नहीं मिलता है ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम करने के इच्छुक हैं, तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देती है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि 100 दिन की रोजगार गारंटी दी जाती है वर्ष में। तीसरा जो मुख्य उद्देश्य है वो यह है, इस अधिनियम में उन कामों को वरीयता दी जाती है जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने की मदद मिलती है। ये मनरेगा के उद्देश्य है। अब आइए हम सकल घरेलू उत्पाद के बारे में अध्ययन करते हैं। सकल घरेलू उत्पाद को जीडीपी बोला जाता है। एक अर्थव्यवस्था में एक लेखांकन वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र हो, चाहे वो द्वितीय क्षेत्र हो, चाहे वह तृतीय क्षेत्र हो, प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के जोड़ को, मूल्य के कुल जोड़ को जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। अब आइए इसके बाद अभ्यास प्रश्न आप नोट कर लीजिए। इस चैप्टर से जो प्रश्न उठते हैं वो 4 प्रश्न है। उन 4 प्रश्नों को आप नोट कर लीजिए और जो आपको थ्योरी पढ़ाई गई है, इन थ्योरी के माध्यम से इन प्रश्नों का उत्तर आप अपने नोट्स बुक में तैयार कर लीजिए, नोट कॉपी बना लीजिएगा और उसी कॉपी में आप तैयार कर लीजिएगा। किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसके ज़रिए से हम आपको वीडियो में आपकी समस्या का हल दिया जाएगा। पहला प्रश्न है अभ्यास प्रश्न है पहला,
अर्थव्यवस्था गतिविधियाँ रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कैसे वर्गीकृत की जाती हैं। दूसरा प्रश्न है द्वितीयक क्षेत्र से क्या अभिप्राय है। तीसरा है प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से व्यवसायों को सम्मिलित किया जाता है। और चौथा प्रश्न है मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। पांचवा है सकल घरेलू उत्पाद से क्या तात्पर्य है। इन 5 प्रश्नों का उत्तर आप नोट कॉपी बना लीजिएगा, उसी कॉपी में आप इस थ्योरी के माध्यम से उत्तर आप लिख लेंगे। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे इकाई 2 पढ़ाई जाएगी। इकाई 2 जो समकालीन भारत जिसे भूगोल कहते हैं, अब आप भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इकाई 2 समकालीन ये भाग है इकाई 2 समकालीन भारत, इसे भूगोल कहा जाता है। इस भूगोल में पहला लेसन है संसाधन और विकास। इन्हीं संसाधन और विकास पे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।